नमस्कार, स्वागत है आपका T1 सीरीज चैनल पर। इस सीरीज का आज 8वां पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऋग्वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? तो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। ठीक, आगे है, आर्य भारत आए थे। आर्य भारत कब आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य भारत आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्यों का मूल निवास स्थान। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग ये परिभाषा दी गई है। ये माना गया है कि आर्य कहाँ से आए थे। इसमें एक थे मैक्स मूलर, जिनका मानना यह था कि आर्यों का जो मूल निवास है वह मध्य एशिया है। ठीक, आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। आर्य सबसे पहले बसे थे, तो आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में, है ना, सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य बसे थे। मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया मतलब वही कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, है ना, वो सारे जो देश थे, है ना, उज्बेकिस्तान वगैरह, और ये सब देश जो हैं यही आपके मध्य एशिया कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये जब वहां से चले तो पहले सबसे पहले क्या पड़ा? अफगानिस्तान पड़ा, फिर पंजाब पड़ा। तो इन लोगों ने सबसे पहले इन्हीं स्थानों पर बसने का कार्य किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? तो आर्य जो पीते थे पेय पदार्थ उनका, वो सोम रस कहा जाता था। ठीक, क्या? सोम रस। आर्य के प्रिय देवता, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? तो भगवान इंद्र जो थे वो सबसे अधिक प्रिय देवता थे आर्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा जो था वो आर्यों का प्रिय पशु था। ठीक, आगे आपका है, आर्यों का व्यवसाय क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन जो था वो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, कृषि और पशुपालन। ठीक, नेक्स्ट है, आर्यों का समाज कैसा था? तो जो आर्यों का समाज था वो पितृ प्रधान था, यानी यहाँ पे जो समाज हुआ करता था वो पितृ सत्तात्मक हुआ करता था। ओके, फिर आगे प्रसुप्त ज्वालामुखी देखते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कौन कौन से हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में जो मुख्य प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें एक बार उद्गार होने के बाद फिर उद्गार नहीं होता है तत्काल, लेकिन उसमें भविष्य में उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। मतलब लगातार उद्गार नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और जिनमें लगातार उद्गार होता रहता है बीच बीच में, यानी ज्वालामुखी फूटती रहती है बीच बीच में, ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक, अब प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो जो प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं वो एक क्राकातोआ है, आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है ना, क्राकातोआ इंडोनेशिया में स्थित है। एक मेयन है जो फिलीपीन में स्थित है ना। एक फ्यूजियामा करके है, फ्यूजियामा आपका जापान में स्थित है। ठीक, और एक विसुवियस है जो इटली में स्थित है, विसुवियस इटली में। ये कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, संसार के प्रमुख हैं। ठीक, ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई, तो वह अधिनियम था चार्टर एक्ट 1853, है ना।
चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने का कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, ओपन कंपटीशन स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उद्देशिका का दूसरा नाम क्या है? ये आप लोग जानते होंगे और एग्जाम में पूछा भी गया है। उद्देशिका का दूसरा नाम है प्रस्तावना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब लाया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में लाया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की उद्देशिका शुरू होती है। तो वह जो सेंटेंस है वह है हम भारत के लोग, है ना। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह हम भारत के लोग वाक्य से शुरू होती है। ओके, नेक्स्ट है, खून का रंग कैसा होता है? ठीक, खून का रंग लाल होता है और खून का रंग जो लाल होता है वो किस लिए होता है? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व। तो जो लोहा है, ठीक, आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आगे, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता तो एक रोग होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक एक रोग होता है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है और ये रोग अनुवांशिक होता है, यानी माता पिता से बच्चों में इसका ट्रांसफर होता रहता है। ठीक, हीमोफीलिया जो रोग है इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ मानी जाती है? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जो थी, सबसे प्रथम उन्हीं को यह रोग हुआ था। ठीक है, और धीरे धीरे करके उनके पूरी फैमिली में ये रोग फैल गया था। चूंकि ये रोग एक शाही परिवार से फैला था, इसलिए इस रोग का नाम शाही रोग रख दिया गया। ठीक है, इस रोग को हम लोग शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, महारानी एलिजाबेथ। ओके, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहां से होता है? तो यह एक यकृत के द्वारा होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है कौन? तो यह हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है यह शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। ठीक, आगे है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की। तो आप लोग अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी जानते होंगे या पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय बताया। प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितना बताया था? तो 20 रुपया। ठीक है, उस समय जब 1867-68 में राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने की थी तो सबसे पहले इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था, यानी हर व्यक्ति के पास 20 रुपये हुआ करता था। कब? 1867 और 68 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैम का फुल फॉर्म पता होगा आप लोगों को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इसके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, ये था आज का 8वां सेट, है ना। एक एक सेट करके हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।